नमस्कार। खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। हम हर रोज आपको अलग अलग गतिविधियां दिखाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से कि उस क्षेत्र में कौन कौन सी दिन भर की गतिविधियां होंगी, कौन कौन से वो मुद्दे होंगे, किस तरह से वहां की जनता परेशान है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, राजनीतिक गलियारों में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, मौसम कैसा बना हुआ है। ये तमाम जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको सीधे दिखाते हैं और इसके लिए हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों से हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ते हैं और वहां से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए इसी क्रम में आज चलते हैं बालाघाट और सबसे पहले बालाघाट की तस्वीरें देख लेते हैं। वहां से श्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम से जान लेते हैं किस तरह की तस्वीरें वो देख पा रहे हैं। श्याम, अगर हम बालाघाट की बात करें, आज दिन भर की क्या कुछ गतिविधियां होंगी? जी, जैसे कि आपको बता दें कि कल यहाँ पे प्रदेश के मुख्य शिवराज सिंह चौहान आए थे। काफी सारे उद्घाटन, भूमि पूजन करके गए हैं, लेकिन जो खुशी जिले वासियों को मिलना चाहिए था वो खुशी नहीं मिल पाई है। कल यहाँ पे काफी बड़ी दुर्घटनाएं हुई है। अगर मैं बात करूं, बैहर रोड पे एक ट्रक जो कि खाद से भरा हुआ था, वहां पे कल शिक्षक दिवस था और ऐसे में एक शिक्षक की जान चले जाना कहीं ना कहीं कल का जो दिन था वो दुखों से भर दिया, क्योंकि उनके साथ उनकी एक बच्ची है जो कि 7 साल की थी। उसका उस दुर्घटना में बच्ची के साथ शिक्षक का देहांत हो चुका है। उनकी जो पत्नी थी वो काफी गंभीर रूप से घायल हैं और उनके साथ एक और अन्य लोग जो उस बोरी से दबने के कारण काफी गंभीर रूप से घायल हैं। और अगर मैं बात करूं जी, यदि मैं बात करूं तो अब कम से कम जो दुर्घटनाएं हैं, एक दुर्घटना ऐसी जो आरटीओ विभाग के सामने चलती हुई बस में आग लग गई, यात्री कूदकर अपनी जान बचाए। वहीं कल कार्यक्रम से लौट रहे एक पुलिसकर्मी जो एसआई थे खैरलाल जी के, उनकी दुर्घटना में मौत हुई है। तो कल का दिन जो खुशियों से भरा हुआ होना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो मातम में बदल गया। तो ये यहाँ पे काफी जो चिंता का विषय होना चाहिए। अब यातायात विभाग को कम से कम इस चीज पर जो घटनाएं घट रही है उससे संज्ञान लेना चाहिए। रोड के किनारे जो दुकान लगा के बैठते हैं उसकी व्यापक इंतजाम होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना घटे। यातायात विभाग जो सीसीटीवी कैमरा, अगर हम चौकों की बात करें, सीसीटीवी कैमरा बंद पड़े हुए हैं, यातायात विभाग को दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल श्याम, जिस तरीके से आपने बताया कि एक शिक्षक और उसके साथ एक बच्ची का देहांत हो गया, मतलब उसकी मौत हो चुकी है इस दुर्घटना में और उसका परिवार काफ़ी सदमे में होगा, ये जायज़ है। काफ़ी दुखद घटना है ये, जिस तरीके से कल ये घटना घटी है और कहीं ना कहीं इससे प्रशासन को ज़रूर सबक लेना चाहिए और जो कहना चाहिए जो प्रशासन के नियम है उन्हें उनका कड़ी से सख्ती से पालन करवाना चाहिए, ताकि यातायात की जो सुविधाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सकें और इस तरह की घटनाएं बार बार सामने ना आ सकें। जी अगर मैं बात करूं शहर के अंदर की, नगर पालिका यातायात विभाग को गंभीर होने का समय जरूरत है, क्योंकि आए दिन बालाघाट में घटनाएं घटती है। जो अतिक्रमण है वो दिन ब दिन आगे बढ़कर आज रोड तक के पहुंच गए हैं। नगर पालिका जो चालानी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था पर वो पीछे हटती नजर आती है। चेहरा देखकर बालाघाट में कार्य किया जाता है। अगर अतिक्रमण का कभी कार्य भी किया गया तो कार्रवाई करते हैं तो चेहरा देख के करते हैं, जिसके कारण आज भी यहाँ की यातायात व्यवस्था अच्छी नहीं है। अगर सीसीटीवी कैमरे की बात करें तो वो बंद पड़े हुए हैं। जो बत्ती लगाई गई थी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, वो बत्ती बंद पड़ी हुई है। आरटीओ विभाग सिर्फ यहाँ पे शोभा बढ़ाने का काम कर रहा है, बाकी उसके अलावा अगर कोई दूसरा कार्य देखा जाए तो नहीं दिखाई देता। बिल्कुल, ये कह सकते हैं श्याम कि जो गरीब तबके के लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो रसूखदार हैं, जो बड़ी उस पर बैठे हुए हैं, जिनके पास कहना चाहिए जो व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुंह देखा व्यवहार किया जाता है इन लोगों के साथ। जी, अगर आज बात करें हम, जो चाहे वो पार्टी से जुड़े हों, रसूखदार हों, अगर उन लोगों का जो जिन पे जो दम दिखा देते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, अन्यथा जो गरीब तबके का आदमी है वो इनके अतिक्रमण में लपेटे में आ जाता है और उसको हटा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब निष्पक्ष होकर कार्रवाई करने की जरूरत है यहाँ पे जो अतिक्रमणकारी हैं उन पर, ताकि कम से कम आवागमन के जो साधन होते हैं उसका एक व्यापक इंतजाम तो दिखाई दे शहर में। बिल्कुल श्याम, मैं आपके पास लौटूंगी और अतिक्रमण से लेकर हम चर्चा करेंगे अतिक्रमण के बारे में, लेकिन हमारे साथ राजधानी भोपाल से भी प्रदीप तलरेजा जुड़ चुके हैं जो कि सीनियर रिपोर्टर है। उनसे जान लेते हैं कि दिन भर की अगर बात करें तो भोपाल में, राजधानी भोपाल की कौन कौन सी गतिविधियां होंगी।
जी बिल्कुल, आज राजधानी भोपाल में काफी गहमा गहमी रहने वाली, चाहे राजनीतिक मामलों को लेकर की जाए या अन्य जो दूसरे मामले उसको लेकर। सबसे पहले आज जो कारम डैम जिसको लेकर के लगातार सियासत हमने देखी है मध्य प्रदेश के अंदर लगातार जारी रही और कहीं ना कहीं उसको लेकर अब एक बार फिर से कांग्रेस जो है अपना कड़ा रुख दिखाते हुए देखी जा रही है। आज ईओडब्ल्यू में ज्ञापन सौंपेगी और वहां पर जो पूरी जांच है उसको कराने सहित जो मामला है उस मामले की पूरी जांच करवाने को लेकर के लागत तमाम जो बातें हैं आज वो देखी जाएंगी। संविदा स्वास्थ्य कर्मी जो है लंबित मांगों को लेकर के भी प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके बाद सज्जन सिंह वर्मा जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो एक बार फिर से प्रदेश के अंदर आज एक नया कोई खुलासा कर सकते हैं, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले हैं। साथ तमाम अगर दूसरी राजनीतिक अगर बातें करें तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के पार्ट 2 की अगर बात हो, स्टाम्प ड्यूटी को लेकर के बात हो, आज ठेला व्यवसायियों को लेकर के जो योजनाएं हैं उन पर बात करते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी जो अपना विकल्प कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर तलाशने की कोशिश करे, क्योंकि हमने देखा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से लगातार जो ग्वालियर चंबल अंचल है, रीवा संभाग के कुछ क्षेत्र है जहाँ पर अपनी अच्छी खासी पकड़ रखी है, कहीं ना कहीं इस बार जो निकाय के चुनाव हुए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जो है 50 से ज्यादा जो पार्षद पद के उम्मीदवार है वो जीत कर आए थे। आज उन पर भी लगातार अब चर्चा होगी। 103 जो विधानसभा है जिसमें बीजेपी लगातार फोकस करने की बात कहती नजर आ रही है, वो भी जो रिपोर्ट है अब वो रिपोर्टें भी तैयार करने की जो सिलसिले हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। ऐसे कई तमाम विषय रहेंगे जो आज पूरे दिन की राजनीति में हलचल जरूर मचाते आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो इस प्रकार से कारम डैम को लेकर के पूरा विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया जा रहा है। वही दूसरी ओर अतिथि जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी है जो 2000 ये कहा जा सकता है कि 20,000 से ज्यादा जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी है आज वो हड़ताल पर हो। लगातार वेतन विसंगतियां हो, चाहे नियमितीकरण की अगर बात हो या तमाम जो निष्कासित हुए जो लोग हैं उनको वापस से बहाली की मांग को लेकर के प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद ही ईओडब्ल्यू के जो ऑफिस है उसके बाहर खड़े हो और धीरे धीरे जो है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो है जो वो अब यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। तमाम जो चीजें हैं वो अब यहाँ पर देखी जाएंगी। तो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ है उसके जो बैनर तले जो है लगभग 20,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो आज अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ दर्ज करा रहे हैं। वेतन की बात हो, चाहे तमाम विसंगतियों को लेकर वो लगातार सरकार के कई बार इसको ध्यान भी देते आए, लेकिन अभी तक उनकी जो मांगे नहीं पूरी हो पा रही हैं, इसको लेकर के भी आज वो अपना प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आएंगे। अब उनके कुछ लोग हैं यहाँ पर उनसे चर्चा भी करेंगे और किस प्रकार से उनका क्या जो उनके काम है सुविधाओं की जो चल के सामने आ रही। आज विरोध प्रदर्शन करवा रहे करीब 20,000 से ज्यादा जो लोग हैं जो आज प्रदर्शन अपना दर्ज करवा रहे हैं। मेरा स्वयं का मानना है कि स्वास्थ्य विभाग जैसे विभाग में हड़ताल बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अधिकारियों को बिल्कुल भी तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और चर्चा करना चाहिए, परंतु अधिकारियों की मनमानी के कारण हम लोगों से कोई संवाद नहीं हो पाता है, जिससे मजबूरन होकर के विभाग को और हम लोगों को सभी लोगों को हड़ताल पर जाना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि 5 जून 2018 में मध्य प्रदेश सरकार ने एक नीति दी, उससे भी हम लोगों को आज तक वंचित रखा है, जबकि हम लोगों से चर्चा होकर के हम लोगों ने हड़ताल की थी, उससे ही वो नीति लागू की गई थी। कई 10 विभाग में लागू हो गई है। हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों से, माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कई बार निवेदन किया है, परंतु आज तक कोई लाभ नहीं मिला है। इसलिए मजबूरन होकर के हम अपने विभाग के मुखिया माननीय मिशन संचालक महोदय मैडम से पूछने आए हैं कि दोहरी व्यवस्था कब तक रहेगी और हम लोगों को ऐसी क्या विभाग की मजबूरी है कि अन्य स्टेटों की तरह हमको नीति का लाभ नहीं दिया जा सकता। 5 जून 2018 की नीति अभी तक क्यों नहीं लागू की? क्या क्या विशेष मांगे हैं जिसको लेकर हम लोगों की कई विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए एक नीति बना करके, और 90% की जो नीति 5 जून 2018 को लागू की उसका तत्काल लागू किया जाए, और जो समय समय पे PIP के द्वारा जो इंक्रीमेंट वगैरह आता है वो भी समय समय पे किया जाए। अगर बात की जाए तो चूंकि आज 1 दिवसीय हड़ताल है, अगर इस प्रकार की जो मांगे हैं काफी लंबे समय से आप लोगों का अगर नहीं पूरी हो जाती तो आगे क्या रणनीतियां रहेंगी? बिल्कुल, आज सभी जिलाध्यक्ष भी आए तो हम उनसे बैठक करके
और यदि हमसे चर्चा नहीं की जाती है तो निश्चित ही है कि हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, आला अधिकारियों की। देखिए, नियमितीकरण की लगातार ये जो भाग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। संविदा स्वास्थ्यकर्मी अगर साफ तौर पर चेतावनी भी देते नजर आ रहे हैं कि अगर ये मांगे पूरी नहीं मानी जाती तो आने वाले समय में और जो उग्र आंदोलन है वो भी जो है करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनकी नाराजगी नजर आ रही है। चाहे हम अगर शिक्षकों की बात करें, जिस तरीके से उनकी भी नियुक्ति नहीं हो पा रही कहीं ना कहीं, जिसके चलते वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। लगातार उनके द्वारा भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो वहां पर भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो आम जनता है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं कमर तोड़कर रख दी है इस गरीबी, इस बेरोजगारी ने। प्रदीप, लेकिन निश्चित तौर पर लगातार जिस प्रकार की जो बात है वो जरूर देखी जा रही है, चाहे अतिथि शिक्षक हो, चाहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हो। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि स्वास्थ्य जुड़ी सेवाएं कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होगी, लेकिन जो मांग है वो भी काफी लंबे समय से लंबित है। देखिए, बेरोजगारी की अगर बात करें या शिक्षकों की जिस प्रकार से मांग है या जो बढ़ती महंगाई है, कहीं ना कहीं आम जनता की कमर जरूर तोड़ती हुई देखी जा रही है। देखिए, तमाम कोशिशें जो है वो जरूर की जा रही है, लेकिन अगर जीडीपी की बात करें तो जो आंकड़े निकल कर रहा है तो उससे कहीं ना कहीं भारत आगे बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, देखिए पक्ष विपक्ष लगातार इस बात को लेकर जरूर रहे हैं, लेकिन जो राजनीति है उससे व्यक्ति विशेष को कोई लाभ नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई की मार से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि लगातार अगर प्रदेश के मुखिया की हम बात करें तो लगातार सक्रिय रहते हैं, काफी संवेदनशील हैं और उन पर हर मुद्दों पर देखा जाए, हर विषय पर उनकी पैनी नजर रहती है, हर जगह पैनी नजर बनाए रखते हैं। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों की जो समस्याएं हैं हल नहीं हो रही है। कहाँ चूक रह रही है, कौन सी वजह है जिसके कारण लोगों की समस्याएं दूर नहीं हो पा रही? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ये लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो इन्होंने मांग, जो प्रशासन ने मांगी थी, बैठकर ये विचार विमर्श हुआ था ताकि तमाम जो चीजें हैं वो करने की बातें जो है वो निकल के आई थी। चाहे मंत्री हो, चाहे जो एनएचएम की जो अधिकारी हो, सभी के समक्ष जो है ये बात से बैठकर तय की गई थी क्या वेतनमान रहेगा, कैसे आने वाले समय में जो तमाम जो चीजें हैं वो देखी जाएंगी। लेकिन अभी तक जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं इनकी जो मांगे नहीं मानी जाती, कहीं ना कहीं उसका विरोध जो है वो जरूर प्रदर्शन में दर्ज कराया जा रहा है। हालांकि प्रदर्शन अब से कुछ देर बाद होना है, और लेकिन कोशिश ये जरूर की जा रही है कि जो मांगे हैं, चाहे मुख्यमंत्री के द्वारा हो, चाहे जो स्वास्थ्य जो कर्मचारी हैं जो लंबे समय से अपने मांग को रखते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह भी है कि अब शासकीय कर्मचारी भी कहीं ना कहीं है, अब वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है तो कई मामलों में उन्होंने संज्ञान भी जरूर लिया है, लेकिन जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी है जो लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं अभी तक पूरी नहीं की जा रही, तो कहीं ना कहीं इसका जाना जो है आने वाले समय में जो मरीज हैं उनको जरूर जो है वो कहीं ना कहीं देखने में उसका जो नुकसान है वो जरूर देखने में आएगा। बिल्कुल प्रदीप, मैं आपसे चर्चा करूंगी इस विषय पर। हमारे साथ नरसिंहपुर से मनोज लोरिया भी जुड़ चुके हैं, तो नरसिंहपुर कर लेते हैं, वहां की गतिविधियां देख लेते हैं कि आज दिन भर वहां पर कौन कौन से विषय होंगे जिन पर चर्चाएं हो सकती हैं, कौन कौन से वो मुद्दे होंगे। मनोज, नरसिंहपुर में आज कौन कौन से मुद्दे देखने को मिलेंगे? नरसिंहपुर में आज जो मुख्य मुद्दे हैं, आज रेत को लेकर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कुछ समय पूर्व जो है खनिज अधिकारी ओपी बघेल ने जो है रेत पर कार्रवाई की थी। कार्रवाई में जो है 6 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी और कई हाईवे डंपर जो है रेत जब्त की थी। इसी की सूचना जब खनिज जो माफिया है उन लोगों को लगी कि इस जो कार्रवाई के पीछे एक जो मुखबिर है उनको उस मुखबिर पर जो है वो शक हुआ। उस कारण से कल रात में उस मुखबिर की जो है डेरे में से खनन माफियाओं ने हत्या कर दी। बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये पूरा मामला, अगर हम बात करें जिस तरीके से अगर खनिज विभाग की बात करें हम, तो क्या इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई की गई है? क्या खनिज विभाग, अगर देखा जाए खनिज विभाग की बात करें हम, तो क्या उनकी तरफ से इसको लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है? जिस तरीके से हम अगर देख पाएं तो कहीं ना कहीं अगर अलग जिलों की बात करें, किसी और जिलों की भी बात करें, तो लगातार इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं, लगातार रेत माफिया सक्रिय नजर आते हैं।
नरसिंहपुर में जो है पुलिस का जो खौफ है वो लोगों के अंदर जो है वो कम हो गया है। इस कारण जो है खनिज माफिया जो है इतनी बड़ी बड़ी जो हरकत, इतनी बड़ी बड़ी जो गंभीर जो है अपराध कर देते हैं, कहीं न कहीं पुलिस का जो भय है नरसिंहपुर जिले में वो कम हुआ है। पास मतलब एक घर में घुसकर रात में दो पिता और पुत्र की जो है पुत्र के साथ मारपीट की जाती है, जिसमें पिता जो है वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और पुत्र की जो है हॉस्पिटल ले जाते समय मृत्यु हो जाती है। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन जो है इस संबंध में कठोर कार्रवाई करना चाहिए, जिससे कि जो पुलिस का जो खौफ है वो लोगों के मन में रहे, जिससे कि लोग अपराध करने से बचे। और वही अगर हम बात की जाए नरसिंहपुर में जी जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस प्रशासन की तरफ खौफ कम हो गया है, अगर हम माफियाओं की बात करें या किसी अन्य अपराधी की बात करें, अगर खौफ कम हो गया तो क्या वजह बताई जा रही है? कहाँ ऐसी चूक है गई प्रशासन की तरफ से जिसके चलते उनका खौफ लोगों में कम हो गया? दिन ब दिन उनका खौफ बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मामा का बुलडोजर जिस तरीके से चल रहा है तो सभी जगह एक खौफ बना हुआ है। लेकिन अगर हम नरसिंहपुर की बात करें और जिस तरीके से आपने बताया कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है तो खौफ कम होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी चूक है। ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी जो नरसिंहपुर के गोटे गांव में कई बार जो है गोलियां चली हैं रेत के उत्खनन को लेके, और वहां पर कई एक दो हत्याएं भी पहले इसके पूर्व में हो चुकी है। इसके पूर्व में जो है संसार जो खदान है वहां पर भी गोलियां चली थी। यहाँ पर जो नरसिंहपुर में रेत की जो वर्चस्व की लड़ाई है, रेत को लेकर जो अवैध उत्खनन करता जो है वो कहीं न कहीं सक्रिय या राजनीतिक संरक्षण के चलते ये इतनी वो जो है वो हिम्मत जुटा लेते हैं कि कोई भी जो वारदात करने से वो उनको मन में कोई भी प्रकार से हिचक नहीं होती, डर नहीं होता। इस घटना को देखकर तो यही कह सकते हैं मनोज कि माफियाओं को प्रशासन का खौफ नहीं बल्कि प्रशासन को माफियाओं का खौफ है। तो कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक संरक्षण के जो चलते जो है कहीं ना कहीं ये वारदात लगातार शहर में बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन को गंभीरता से इस विषय को लेते हुए जो आरोपी हैं वो अन्य जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर लगातार ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे जो है शहर में अमन और शांति रहे, लोग सुरक्षित रहें। बिल्कुल। क्या इन माफियाओं को किसी का संरक्षण मिल रहा है जिसके चलते उनके जो हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो किसी भी अंजाम को कोई भी घटना हो से अंजाम देने में चूकते नहीं है? जी बिल्कुल। क्या है यहाँ पर जो है रेत का सबसे बड़ी जो नर्मदा जी है, मां नर्मदा है, वहां पर सगुन घाट है। सगुन घाट की ये पूरा मामला है और यहाँ पर सीतापुर एवा जो नदी है वहां पर काफी मात्रा में जो है रेत निकाली जाती है। इसके पहले जो धनलक्ष्मी जो कंपनी थी उनका यहाँ पर टेंडर था। अभी बरसात चल रही है तो बरसात के कारण रेत का प्रतिबंध है, तो जो कंपनी है वो सक्रिय नहीं है। अन्य जो छोटे छोटे अवैध करता है वो चोरी से रेत बेच रहे हैं और उनके बारे में सूचना दे देता है तो वो उनकी हत्या करने से भी डरते नहीं है। बिल्कुल सही कहा मनोज आपने। हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से आप खबर बता रहे हैं, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है और कहीं ना कहीं इसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मनोज कि जैसे कि जो माफिया है कहीं ना कहीं आला अधिकारियों का संरक्षण है या मिली भगत कह सकते हैं, जिसके चलते उनकी नाक के नीचे से ये खेल चल रहा है। जी बिल्कुल। हम बगैर प्रशासन की मिली भगत के कोई भी कार्य करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं तो रेत की जहां से आप रेत निकाल रहे हैं, जहां से आप रेत ले जा रहे हैं, वहां पर जो संबंधित जो विभाग है उसको इसकी जानकारी रहती है। कहीं ना कहीं वो भी इसमें इस अपराध में शामिल है। हमारे साथ अश्विनी नेमा जी हैं, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे रेत को लेकर या शहर। निश्चित ही मनोज जी, आपके बताए अनुसार जिले में अवैध रेत का उत्खनन जोरों पर है और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे नरसिंहपुर शहर के लिए। जो खनिज अधिकारी हैं उनकी काल प्रणाली संदेह के घेरे में, इनके द्वारा कोई भी अवैध रेत को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। इस कारण से अवैध रेत उत्खनन करता जो अवैध रेत माफिया है उनको लगातार सह मिल रही है और कहीं ना कहीं प्रशासन की साठगांठ से ये संभव है। इस कारण के चलते लोग सूचना देते हैं। जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, ग्रामीण भोले वाले ग्रामीण हैं, जिनको लगता है कि हमारे ग्राम पंचायत की रेत उठ के नहीं जानते, ये ग्राम पंचायत की रेत ग्राम पंचायत में लगनी चाहिए, वो रेत उठ के जाती है तो खनिज विभाग को या प्रशासन को सूचना देते हैं, पुलिस को सूचना देती है, लेकिन साठगांठ के चलते कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये
दुर्व्यवहार पुलिस या खनिज विभाग के जो संबंधित लोग हैं वो कहीं ना कहीं खनिज माफियाओं से मिले रहते हैं और उन्हीं को बता देते हैं कि संबंधित आदमी ने आपके खिलाफ में ये सूचना दी है, तो वो संबंधित रेत माफिया उनके घर में घुस के जाके उनको मारते हैं, पीटते हैं। और इसी के चलते बीते दिवस एक ग्रामीण की हत्या हुई है, जिसका हम सभी को खेद है और शहर में एक भय का वातावरण बना हुआ है। श्याम, ये तो सॉरी नरेंद्र, मैं आपसे बात करूंगी। जी। मनोज, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगी। हमारे साथ मनोज भी जुड़ चुके हैं, नरेंद्र भी जुड़ चुके हैं सरदारपुर से। तो नरेंद्र से जान लेते हैं। अगर नरेंद्र, हमने जिस तरीके से तस्वीर देख पा रहे हैं नरसिंहपुर की, जहां पर रेत माफिया सक्रिय नजर आ रहे हैं, हम या ये कहें कि प्रशासन की बड़ी चूक है या फिर ये कहें कि आला अधिकारियों की सांठ-गांठ के चलते, मिलीभगत के चलते ये नाक के नीचे से काम चल रहा है। अगर हम सरदारपुर की बात करें तो क्या यहाँ पर भी या आसपास कहीं इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? प्रियंका जी, बता देना चाहूंगा कि सरदारपुर तहसील में ऐसा रेत का कोई अवैध खनन नहीं होता है। हालांकि अगर बात की जाए तो ट्रालों की, तो ट्राले यहाँ पर लगातार निकलते हैं और खनिज विभाग समय समय पर धार जिले में कार्रवाई जरूर करता है। बिल्कुल, यही सवाल और प्रियंका जी बता देना जी। कल की अगर बात की जाए तो कल यहाँ पर छात्र जो उत्कृष्ट विद्यालय, हमने भी एक खबर भारत के माध्यम से पहले भी इस मामले को एक उठाया था कि स्कूल की जो जर्जर अवस्था है जहाँ हो रही है बिल्डिंगों की, उसको लेकर भी कल की अगर बात की जाए तो कल भी छात्र यहाँ पर रोड पर प्रदर्शन किया 1 से 2 घंटे के लिए उन्होंने, क्योंकि पूर्व में 2 से 3 दिन पूर्व यहाँ पर एक कक्षा 9वीं के छात्र के ऊपर एक मलबा गिरने से उसको घाव हो गया था, जिसको उपचार करवाया हॉस्पिटल में। वहीं छात्रों का कहना था कि हम पुरानी बिल्डिंग में अध्ययनरत नहीं रहेंगे, हमें नई बिल्डिंग चाहिए। बिल्कुल नरेंद्र, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, अगर हम बालाघाट की बात करें तो वहां पर भी एक शिक्षक और एक बच्ची की मौत हो गई है, जो काफ़ी दर्दनाक है। और अगर हम नरसिंहपुर की भी बात करें तो वहां पर भी रेत माफियाओं के हौसले बुलंद होने के चलते एक ग्रामीण को अपनी जान गंवानी पड़ी। और जिस तरीके से अब बता रहे हैं आपकी, यहाँ पर अगर तस्वीरें देखें तो छात्र अच्छे भवन के लिए, अच्छे स्कूल के लिए प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, ताकि उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर एक अच्छी व्यवस्था की जा सके और उनका जो भविष्य है वह कहीं ना कहीं सुरक्षित हो सके। इसी क्रम में हम चलते हैं और गौरेला से भी देख लेते हैं तस्वीर। हमारे साथ तनवीर आलम भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो किस तरह की तस्वीरें वहां से देख पा रहे हैं। तनवीर, अगर आपने देखा ये तमाम जानकारियां, चाहे हम सरदारपुर की बात करें, नरसिंहपुर की बात करें या बालाघाट की बात करें, और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के गौरेला की बात करें, तो वहां पर किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या इस तरह की स्थितियां छत्तीसगढ़ में भी बनी हुई है? चलिए, लगता है किसी तकनीकी कारण के चलते तनवीर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तब तक हम नरेंद्र से ही जान लेते हैं। नरेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि जो छात्र हैं कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि उन्हें अच्छा भवन दिया जाए स्कूल के लिए, जिससे कि उनकी जो शिक्षा है अच्छी हो सके, अच्छे से वो पढ़ाई कर सकें। और उनकी जो, अगर देखा जाए तो अगर भवन जर्जर होगा तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं संकट देखने को मिलेगा। कई बार ऐसे मामले भी आए हैं कि सीलिंग फैन गिर जाता है, मतलब कई तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं अगर हम छात्रों की बात करें तो वो भी सजग नजर आते हैं, जिसके चलते प्रदर्शन किया जा रहा है। कब से प्रदर्शन किया जा रहा और उनका जो प्रदर्शन है उसको जानने के लिए कोई प्रतिनिधि वहां पर पहुंचा और क्या कोई आश्वासन दिया गया? जी, निश्चित तौर पर प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन, हालांकि सरदारपुर खंड शिक्षा अधिकारी माथुर जी, प्रमोद जी माथुर वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि नई बिल्डिंग के लिए हम प्रस्ताव भेज रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए छात्र की, तो पूर्व में भी कन्या छात्रावास में एक बालिका की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। हालांकि उस मामला ठंडा ही नहीं हुआ था, एक नया मामला यहाँ पर सरदारपुर में उत्कृष्ट विद्यालय में आया था कि अध्ययनरत छात्र के ऊपर मलबा गिर गया। मलबा गिरने से वो घायल हो गया, उसको हालांकि 4 टाँके आए हैं सिर में, हालांकि अभी वो स्वस्थ है। और सरदारपुर की अगर बात की जाए तो आज यहाँ पर ढोल 11 के दिन, आज ढोल 11 में यहाँ पर सभी जगह झूले निकलना है, जैसे कृष्ण भगवान को झूला झुलाएंगे आज यहाँ पर। बिल्कुल, तनवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, तनवीर से जान लेते हैं। तनवीर, जिस तरीके से हमने अलग अलग तस्वीरें दिखाई हैं अलग अलग क्षेत्रों की,
हमने बालाघाट की तस्वीर दिखाई, नरसिंहपुर की तस्वीर भी दिखाई और इसके साथ ही सरदारपुर की भी तस्वीरें दिखाई। कई तरह के मामले यहाँ से सामने आए और कहीं ना कहीं जो कहना चाहिए रेत माफियाओं की बात करें या फिर अगर हम जो आपराधिक लोग हैं उनकी बात करें, उनकी लापरवाही का खामियाजा कहीं ना कहीं ग्रामीण को भुगतना पड़ा, उससे अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसी तरह अगर हम बालाघाट की बात करें तो वहाँ पर भी एक शिक्षक और एक बच्चे की जान चली गई और स्कूल में भी एक बच्चे के ऊपर मालवा गिर गया। तो इस तरीके से के मामले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मेरे सहयोगी साथियों ने बताया, अपने अपने क्षेत्र की इस प्रकार की तस्वीरें सामने आती है। बिल्कुल छत्तीसगढ़ में भी ऐसी तस्वीरें सामने आती है, क्योंकि अगर मैं रेत माफियाओं की बात करूं या भू माफियाओं की बात करूं तो उनका जो आतंक है लगातार जारी है और प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा। और सीधा सा सवाल के घेरे में प्रशासन आता है कि कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत सामने आती है। अगर भू माफियाओं की हम बात करें तो लगातार सरकारी जमीनों पे भू माफियाओं का अवैध कब्जा है। सरकारी जमीन को एक प्राइवेट बना के बेच दी जाती है, बाद में खुलासा होता है कि ये सरकारी जमीन है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो खामियां हैं शासन और प्रशासन की ओर से सभी राज्यों में और सभी जिलों में होती है। लेकिन अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश होने के बाद ये जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला है, ये अमरकंटक को भी मध्य प्रदेश का सीमावर्ती जिला है, तो ये अमरकंटक को भी जोड़ता है। तो कल यहाँ 2 दिन बाद अचानक से पहाड़ गिर जाए, ये लोगों को यातायात में काफी परेशानी हुई, जिससे यातायात तरीके प्रभावित हो गया। मौके पर भी जब पीडब्ल्यूडी की सूचना मिली तो मौके पर वो टीम पहुंची पीडब्ल्यूडी की, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो रास्ते को क्लियर करने की कोशिश की। और साथ में जो टूरिस्ट थे, जो दर्शनार्थी थे, अमरकंटक के दर्शन करने आते हैं, उन लोगों ने भी साथ प्रशासन का सहयोग किया और साथ में के लिए सहयोग करते हुए रास्ते को क्लियर करने की कोशिश की। तो इस तरीके की तस्वीरें जिलों में सामने आती रहती है। बिल्कुल तनवीर, जैसा कि आपने बताया कि बारिश के चलते इस तरह की स्थिति बन गई, और अगर हम बात करें प्रशासन की या नगर पालिका की तो ये तमाम व्यवस्थाएं बारिश से पहले ही कर ली जाती हैं। तो क्या इस तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई थी जिसके चलते इस तरह की स्थिति देखने को मिली? देखिए, व्यवस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी ने अपनी तरफ से जब ये जलेश्वर मार्ग का निर्माण करवाया था तो जो दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ जो पहाड़ी है, पहाड़ियों में एक बैरिकेड दीवार वॉल बनवा दी थी ताकि पहाड़ों की जो मिट्टी है वो भसक कर रोड में ना आए। लेकिन बरसात के पानी को कौन रोक सकता है, कुदरत के कहर को। जब बरसात का पानी इतना ज्यादा होगा और पहाड़ों से पानी नीचे आएगा तो स्वाभाविक बात है प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती है, कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। कल वही एक तस्वीर देखने को मिली। हालांकि सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि किसी जान माल की किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची, क्योंकि वो रास्ता ज्यादातर बिजी रहता है, क्योंकि वो अमरकंटक टूरिस्ट एरिया को जोड़ता है वो रास्ता, और उस रास्ते में दिन भर सैकड़ों लाखों की तादाद में वहां पे गाड़ियां चलती हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की किस्मत अच्छी थी और ऊपर वाले की कृपा थी कि किसी को किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो पाई और सब सुरक्षित थे। जी बिल्कुल, वो कहावत आपने सुनी है ना, जाको राखे साईं मार्ग सके न कोई। तो बस वही कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है कि जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। और चलिए, ये तो गनीमत रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। अगर हम बात करें शिक्षा को लेकर, स्कूलों को लेकर, किस तरह की तस्वीर वहाँ से? देखिए, शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ के जिले में न्योरी एक गांव है जहां की शिक्षिका को सम्मानित भी किया गया है कल, क्योंकि उन्होंने अपने ही दम पे गवर्नमेंट की जो व्यवस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नियम लागू हैं वो तो है ही, लेकिन उन्होंने अपने ही दम पे अपनी सूझबूझ के साथ अपनी स्कूल को एक आदर्श स्कूल बनाया है, जो एक पूरे जिले के लिए मैं कहता हूँ एक आदर्श की बात है। उनको देखना चाहिए और स्कूलों को देखना चाहिए और सीखना चाहिए उन स्कूलों को न्योरी के माध्यम से, कि वहाँ के बच्चों जो आज छत्तीसगढ़ में जो 9 विद्यालय चल रहे हैं, आत्मानंद स्कूल जो इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट की जो संस्था चालू हुई है, आत्मानंद स्कूल से भी मैं कहूँगा अच्छे बच्चे जो वहाँ के थे, इंग्लिश बोलने में भी माहिर थे और कलाकृति में भी माहिर थे। जब हमारी टीम वहां पे पहुंची थी देखने के लिए तो हम खुद देख के मतलब भाव विभक्त हो गए थे कि मतलब इतने छोटे छोटे नन्हे बच्चों का इतना टैलेंट, और एक गांव की छोटी स्कूल में मतलब इतनी साफ सफाई और इतनी सुंदर तरीके से आदर्श स्कूल को बनाया था। तो कहीं ना कहीं इसका पूरे सिरे उस स्कूल की शिक्षिका को जाता है जिन्होंने ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को दी। तो टीचर्स डे का सबसे बड़ा उपहार मैं समझता हूँ यही होना चाहिए, और मैं चैनल के माध्यम से उन सभी ऐसे टीचरों को बधाई देना चाहूंगा जो अपने स्कूलों के प्रति
समर्पित रहते हैं और अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। बिल्कुल तनवीर, जिस तरीके से आपने बताया है तो कई लोगों को, कई टीचर्स को, कई स्कूलों को इससे प्रेरणा भी मिलेगी कि हम भी अपने स्कूल को इसी तरह से सुंदर बनाए, जिससे कि हर कोई व्यक्ति ये कह सके कि ये आदर्श स्कूल है। बहुत अच्छी खबर आपने बताई, कई लोग इससे जागरूक होंगे और जिस तरीके से लगातार स्कूलों से जुड़े मामले आते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें ये बहुत ज़्यादा मदद भी कर सकता है। हम बालाघाट चलते हैं और बालाघाट से श्याम से जान लेते हैं। श्याम, जिस तरीके से अभी हम देख रहे थे वहाँ पर जिस तरह से घटना हुई है वो हमने देखी और आपने देखा कि जिस तरीके से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद, ये भी एक खबर सामने आई। क्या इस तरह के कोई वहाँ पर गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं? जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे, प्रदेश के मुखिया की काफी गंभीर रहते हैं मामले को लेकर। जब बालाघाट आए वो गंभीरता कहीं ना कहीं खत्म दिखी उनपे। जब वहाँ पे पत्रकार उनके सामने नहीं थे, उनको एक बार पूछना चाहिए था कि आखिर यहाँ पे मीडिया कर्मी क्यों नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो गंभीरता नजर नहीं आई। अगर मैं बात करूं कल यहाँ पे तो जिला जनसंपर्क विभाग के द्वारा दूसरे चैनल अखबारों तक के लाइव कार्यक्रम तो करवा दिया, लेकिन उसमें कहीं भी जो स्थानीय पत्रकार थे वो दिखाई नहीं दिए। यह बहुत गंभीर मामला है। चैनल और समस्त अखबारों को भी यह सोचना पड़ेगा, आखिर किसी पत्रकार के साथ अगर अहित होता है तो समूचा पत्रकार जगत उसके साथ खड़ा होना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ को बचाया जा सकता है। अगर बात करें हम खैरलांजी में, जब शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम पत्रकारों के साथ हैं, हम उनके सारे हितों को ध्यान में रखते हैं, लेकिन वो चीज कहीं दिखाई नहीं दी। अगर वो वास्तव में गंभीर हैं पत्रकारों को लेकर, तो जिन्होंने उनके पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, खनिज मंत्री, खनिज निगम के अध्यक्ष ने अगर कहीं ना कहीं मीडिया कर्मी का अपमान किया है तो उनको सामने आकर माफी मांगना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसा कार्य ना करे मीडिया कर्मी के सामने जिससे मीडिया कर्मी की प्रतिष्ठा दांव में लगे। बिल्कुल श्याम, हालांकि जिस तरीके से हमने बताया, जो मुखिया है काफी संवेदनशील है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ काम आपने देखे होंगे ना श्याम, इंसान करता है लेकिन जताता नहीं है। तो जो हमारे मुखिया हैं वो बस यही कर रहे हैं, करते हैं लेकिन जताते नहीं है, दिखाते नहीं है। समय आएगा तो वो जरूर देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से पत्रकार के साथ जो अभद्रता की गई है, जिस तरह का व्यवहार किया गया है, उनके जो लोग हैं जिन्होंने उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया है, उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं उन्हें देखने को मिलेगा। और हमारे जो मुखिया हैं वो काफ़ी संवेदनशील हैं और इसका आने वाले समय में भी आपको रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। श्याम, हम नरसिंहपुर की ओर रुक कर लेते हैं और मनोज से जान लेते हैं। मनोज, और किस तरह की गतिविधियां, जिस तरीके से आपने बताया कि जो रेत माफिया हैं सक्रिय हैं, उनके चलते, उनकी हौसलों के चलते कहीं ना कहीं एक ग्रामीण को अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिर क्या उसकी गलती थी जिसके चलते उसको अपनी जान गंवानी पड़ी? किस तरह के आपके सामने लोग खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि क्या उचित था ये। ग्राम पंचायत राकई जो है वहां पर के वो निवासी थे, पास में ही जो है सगुन घाट है। सगुन घाट में जो है रेत का लगातार जो है अवैध उत्खनन वहां पर जारी रहता है। इसी की जो सूचना कुछ समय पूर्व जो है नरसिंहपुर खनिज विभाग ने वहां पर एक कार्रवाई की थी, जिसमें 6 ट्रैक्टर और एक फोकलैंड मशीन ये जब्त हुए थे। तो वहां के जो खनन माफिया उनको ये शक हुआ कि इस व्यक्ति ने जो है उसकी सूचना दी है, तो उस व्यक्ति खनन माफिया जो है उनके घर पे जाके उनको लाठी डंडों से उनके साथ मारपीट की। पिता की हालत गंभीर है और पुत्री की मृत्यु हो चुकी है। और लगातार जो नरसिंहपुर में जो है, मैं अगर बात करें गुणवत्ता मतलब सड़कों के निर्माण की या नगर पालिका के अंतर्गत जो काम की, और यहाँ पर जो रोड है, जैसे जिस रोड पर अभी खड़े हुए हैं, इस रोड में जो है आसपास में जो है नाली देना था, पर इन्होंने जो है नाली नहीं बनाई, जिस शहर में जो है पानी भर जाता है। ऐसे जो नरसिंहपुर में जो कॉलोनियां है वो भी वहां पर जो नाली या चीजों का निर्माण नहीं रहता, जिससे कई जो कॉलोनियों में आज पानी भर गया। तो हमारे साथ संदीप है। संदीप एक जागरूक जो है समाज सेवी है। हम उनसे जानेंगे कि शहर में क्या स्थिति है सड़कों को लेकर या अन्य जो। मनोज भाई, सबसे पहले तो मैं नगर पालिका से पहले राज्य सरकार को इसका दोषी मानूंगा। आज जो हमारे शहर की दुर्दशा है, कहीं ना कहीं जो 3 साल चुनाव लेट हुए हैं उससे शहर की दुर्दशा काफी बिगड़ गई है। आप बात करें कॉलोनियों की, तो वहां भी अभी थोड़ी सी बरसात में ही घरों में पानी भरने से लेकर यातायात पूरे बाधित हो गया था। स्कूल बच्चे नहीं पहुंच पा रहे थे, दुर्घटनाएं हो रही थी, कई चीजें। अभी जो सड़कों का निर्माण चल रहा है, आपने देखा है क्या कहीं कहीं जो क्रैक आने लगे हैं, क्या कहेंगे? तिरपानी मार्ग पर जो लाखों रुपए की लागत से सड़क बनाई गई थी, वहाँ क्रैक क्या अन्य रोड में बड़े गड्ढे हो गए हैं, लेकिन संबंधित कंपनियां हैं, न उनको प्रशासन द्वारा कोई नोटिस किया जा रहा है न कुछ भी है। आप धमना की बात कर लें या किरपा की बात कर लें, हर जगह यही हाल है। रोडों की दुर्दशा काफी बिगड़ी हुई है।
जी, ये थे हमारे संदीप। उनका कहना है कि जो संबंधित जो विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, वो उनके जो इंजीनियर हैं या जो उनके जो अधिकारी हैं, ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार जो है गुणवत्ता को ध्यान में न देते हुए और ठेकेदार से मिलीभगत के चलते, तो इसलिए जो ठेकेदार है वो गुणवत्ताहीन कार्य कर रहा है नरसिंहपुर में। और हम बात करें अभी मतलब नरसिंहपुर में जो पात्र जो व्यक्ति हैं उन लोगों को जो है बीपीएल कार्ड की सुविधा नहीं मिल रही, और पास में जो है ISDP योजना के अंतर्गत 90 मकानों का निर्माण किया गया था, जिसमें जो है यहाँ के स्थानीय छोटे छोटे जो नेता हैं उनको तो संबंधित जो नेता है जी। अगर हम किसानों की बात करें, जिस तरीके से आपने देखा होगा लगातार किसान की जो समस्याएं हैं बनी रहती हैं, कहीं खाद की समस्या, कहीं उन्हें बिजली नहीं मिल पा रही है उन्हें सिंचाई करने के लिए, ऐसी कई समस्याएं हैं जिससे वो जूझते रहते हैं। अगर हम नरसिंहपुर की बात करें तो यहाँ पर किसानों को किस तरह की समस्याएं हैं? जो है नरसिंहपुर में मूंग की खरीदी हर वेयर हाउस में, और मूंग की खरीदी जो है सरकार कर रही है, पर जो जब किसान मूंग ले, एक तो किसानों को जो है पर्याप्त मात्रा में ऐसे में से भी प्राप्त नहीं हो रहा है जिससे कि मूंग अपने लेके जाए और वहां पर तुलवा दे समर्थन मूल्य पर। और वहीं पर जब वहां पर जो सर्वेयर होते हैं बगैर पैसे लिए, लोगों के जो किसानों की शिकायतें बगैर पैसे लिए जो सर्वेयर है जो माल को पास मतलब मूंग को है जो पास नहीं करता, बोलता कहीं इसमें नमी है कहीं कचरा, इसलिए जो वो इस मूंग को रिजेक्ट कर देता है। जब उनको पैसे मिल जाते हैं सर्वेयर को, तो वो मतलब ऐसे किसानों ने जो है कई लोगों किसानों ने आगे हमको खबर भारत को बताया कि जब उनको पैसे दे देते हैं तो सर्वेयर जो है कोई प्रकार की मूंगों को पास कर देता है। इसकी शिकायत लगातार जो है संबंधित विभागों जी। मैं आपको यहीं बीच में रोकना चाहूंगी, हमारे साथ नरेंद्र भी बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। नरेंद्र, और कौन कौन सी गतिविधियां अगर हम दिन भर की बात करें तो कौन कौन से विषय देखने को मिल सकते हैं आज? जी, यहाँ पर सरदारपुर तहसील में लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी पूर्व में ही 2 दिन पूर्व ही यहाँ पर लहसुन प्याज को लेकर सड़कों पर लहसुन प्याज फेंक दी गई थी किसानों के द्वारा, उनके भाव को लेकर। अगर बात की जाए फसलों की, तो फसलें भी यहाँ पर अभी निश्चित तौर पर एक पीला फंगस जो आता है वो बीमारी यहाँ पर कुछ सोयाबीन में आ चुकी है। जी, लगातार किसान अभी प्रदर्शन कर रहे हैं अगर बात की जाए तो। बिल्कुल, हमारे साथ गौरेला से तनवीर भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। तनवीर, अगर जिस तरीके से अगर देख पा रहे हैं आप कि किसानों की बात चल रही है, किसानों की चर्चाएं हो रही हैं कि किस तरह से उन्हें समस्याएं आ रही हैं, और जिस तरीके से कम दाम मिलने के चलते अगर किसानों की बात करें तो उनकी जो मेहनत है कहीं ना कहीं पानी में बहती नजर आ रही है, वो अपनी मेहनत को अपने हाथों से पानी में बहा रहे हैं। किस तरह की तस्वीर है छत्तीसगढ़ से? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ को क्योंकि धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ पे धान की अच्छी खासी फसल होती है, तो किसानों में कहीं ना कहीं अपनी धान की फसल को जो समर्थन मूल्य को रेट को लेकर जो है कहीं ना कहीं उत्साह भी है, और एक जगह किसानों के माथे पे एक चिंता की लकीर पे है। पहले मैं उत्साह की बात कर लेता हूँ। किसानों का जो धान की फसल को लेकर उत्साह है क्योंकि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी ने जो पिछले वर्ष 2800 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की दर से धान की खरीदी की थी। वहीं पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अभी 2 दिन पहले ही एक ऐलान किया कि जनवरी से किसानों की जो धान है वो लगभग 2800 रुपए पिछले बार 2500 रुपए खरीदा था, इस बार लगभग 2800 रुपए के क्विंटल के समर्थन मूल्य पे धान खरीदी जाएगी। तो किसानों में इस चीज को लेकर काफी उत्साह है, और चिंता इसलिए है क्योंकि जो लगातार बारिश का जो बेमौसम बरसात होना और इतनी ज्यादा मात्रा में बारिश हो जाना, जब फसल को पानी की जरूरत है उस वक्त पानी की कमी, और जब फसल को धूप की जरूरत है उस वक्त अचानक बारिश आना, तो कहीं ना कहीं किसानों को अपनी फसल को लेकर भी चिंता बनी हुई है। तो वहीं पे चिंता के साथ साथ अगर देखा जाए तो किसानों में उत्साह भी देखा जा रहा है, और मंडियां जितनी भी धान मंडी समितियां हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, वहां की तैयारियों के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को बारदाने के लिए भी लिख दिया कि इस बार सीजन में किसी भी प्रकार की समितियों में या किसानों को बारदाने की कमी ना हो, और सारे किसान अपनी जो धान है, अपनी जो फसल है वो समय पे और व्यवस्थित तरीके से बेच पाए। जी बिल्कुल तनवीर, जिस तरीके से आपने बताया कि हम लगातार ये देखते आए हैं कि किसानों की समस्याएं हैं, किसानों को खाद की किल्लत हो रही है, किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है, किसानों को पानी की समस्या है, तेज बारिश से उनकी फसल खराब हो गई है, सूखा पड़ने से फसल खराब हो गई है। लेकिन ये खुशी की बात है कि यहाँ पर किसानों के चेहरे पर खुशी भी देखने को मिल रही है। आप सभी का मैं यहीं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और यहीं आपको धन्यवाद दूंगी। आपने जो खबरें दिखाई, जो तस्वीरें दिखाई अलग अलग क्षेत्रों से, हमारे दर्शकों ने जो तस्वीरें देखी, कई तस्वीरें ऐसी थी जो
खुशी से भरी हुई थी और कई तस्वीरें ऐसी थी जिन्होंने झंझोर कर रख दिया। अगर हम बात करें नरसिंहपुर की, जहां पर रेत माफियाओं के हौसले बुलंद होने के चलते एक ग्रामीण को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं अगर बालाघाट की बात करें तो एक शिक्षक एक बच्ची के साथ उसकी मौत हो गई। और इसी तरह से अगर हम बात करें सरदारपुर की, तो वहां पर भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई कि स्कूल को लेकर, अच्छे भवन को लेकर, अपने भविष्य को लेकर छात्र वहां पर प्रदर्शन करते नजर आए हैं। तो वहीं एक अच्छी तस्वीर भी देखने को मिली जो कि छत्तीसगढ़ से थी, कि जहां पर किसानों को कुछ परेशानियां हैं लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी राहत भी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।